स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे क्या पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। दरअसल कोरोना महामारी की दो लहरों का सामना कर चुके देश की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जीडीपी के जो आंकड़े पेश किए हैं और जारी किए हैं वो फील गुड करा रहे हैं। दरअसल मौजूदा वित्त वर्ष 2021 से 22 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून के आंकड़े बताते हैं कि जीडीपी विकास दर 20.1% रही है। ये चीन से भी बेहतर आंकड़े हैं क्योंकि पहली तिमाही में चीन की विकास दर 7.9% दर्ज की गई है। यानी ये माना जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले तेजी से सुधरी है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से 2020 से 21 की पहली तिमाही में विकास दर नेगेटिव चली गई थी, तब ये -24.4% दर्ज की गई थी। हालांकि एसबीआई की इको रैप रिसर्च रिपोर्ट में अप्रैल जून तिमाही के दौरान जीडीपी में 18.5% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। वहीं आरबीआई ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए 21.4% की वृद्धि का अनुमान जताया था। पिछले साल तीसरी तिमाही से अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ से बाहर आ गई थी। विकास दर 0.5% दर्ज की गई, जबकि चौथी तिमाही में ये 1.6% रही है। मौजूदा वित्त वर्ष 2021 से 22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में यह बढ़कर 20.1% हो गई। सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें तो फॉर्म सेक्टर ग्रोथ 3.5% से बढ़कर 4.5%, माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 17.2% से बढ़कर 18.6%, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -36% से बढ़कर अब 49.6%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ -49.5% से बढ़कर 68.3%, सर्विस सेक्टर ग्रोथ -21.5% से बढ़कर 11.4%, इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ -35.8% से बढ़कर 46.1% हो गया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीडीपी में 20.1% की वृद्धि को लेकर कहा है कि ये डाटा एक साल पुराने निचले आधार की मदद से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था अभी भी महामारी से पहले की स्थिति से दूर है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि का जश्न मनाना शुरू करें, कृपया कुछ बातों को ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि 2020 से 21 की पहली तिमाही 2021 से 21 की पहली तिमाही में 24.4% के असल के नकारात्मक आंकड़े के आधार पर है। कुछ जानकारों का ये कहना है कि अगर ग्रोथ की असलियत को समझना हो तो ये देखना होगा कि भारत की जीडीपी यानी देश में होने वाले कुल लेन देन का आंकड़ा क्या है। जीडीपी के आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले साल अप्रैल से जून के बीच में देश की जीडीपी 26.95 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि इस साल अप्रैल से जून की तिमाही में 20% बढ़कर 32.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दरअसल बताया भी जाता है कि यहाँ ये बात नहीं लिखी हुई है कि पिछले साल की इस तिमाही की जीडीपी उसके मुकाबले साल के मुकाबले 24.4% कम थी। यानी 2019 में अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी थी 35.85 लाख करोड़ रुपए। इन तीन आंकड़ों से साफ होता है कि देश की अर्थव्यवस्था वहां भी नहीं पहुंच पाई जहां पर अब से 2 साल पहले थी। वहीं हाउस होल्ड कंजप्शन का आंकड़ा इस तिमाही में ये जीडीपी का 55.1% हिस्सा रहा है, जबकि पिछले साल जिस वक्त पूरा देश लॉकडाउन की चपेट में था, देश मंदी झेल रहा था, तब भी भारत की जीडीपी में घरेलू खर्च का हिस्सा 55.4% था। बहरहाल दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था संभलती दिख रही है, लेकिन तीसरी लहर अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है? क्या तीसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? अर्थव्यवस्था के बूस्टअप के लिए और क्या कुछ कदम उठाना जरूरी आप समझते हैं?
और इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक राजाराम जी हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। कपिल मंत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर है एसोचैम के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा अभिषेक राजाराम जी है आपसे है। सवाल इस बात को लेकर, क्या जो हालात और जो स्थितियां हैं और जो उछाल अर्थव्यवस्था में देखने के लिए मिल रहा है, क्या इससे कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है? ये दोनों चीजें जो भी दो ग्रुप हैं, दोनों एक्सट्रीम जा रहे हैं। एक कह रहे हैं कि सब ठीक, एक कह रहा है कि कुछ भी ठीक सब गलत। दोनों एक्सट्रीम बात है। अगर आप ये जो एस्टीमेट आया है, इसकी लास्ट लाइन भी पढ़ने में लिखा हुआ है, द ग्रोथ रेट इन 2021 इन सम केसेस आर अनड्यूली हाई ड्यू टू लो बेस। इसका रीजन ये है कि कुछ ग्रोथ आई है, कुछ पिछले साल का बेस बहुत कम था, इसीलिए वो जो 20% का है जश्न मनाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम पटरी पर हैं, हम ट्रैक पर हैं, ये भी सही बात है। हम सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। इसको एक नंबर से समझ। और ये 20% जो आपने भी कहा कि 2019-20 के डेटा पे नहीं पहुंचे, हम दर्शक को समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए 19-20 का आंकड़ा 100 का था और पहले क्वार्टर में 24.4 का लॉस हुआ, तो 2020 की अप्रैल टू जून की जो जीडीपी रह गई वो 100 के बजाय 75.6 रह गई। इसमें 20%, 20.1% का ग्रोथ है। तो 20.1% का जो बेस है वो 100 नहीं होगा, अब 75.6 है। तो प्लस 15.2 करने के बाद अभी अर्थव्यवस्था 90.8 पर पहुंच गई, यानी 100 नहीं हुए पूरे। अभी हमारे पूरे 100 नहीं हुए। और ये जो 9.2 का डिफरेंस है, ये 3.28 लाख करोड़ों का है। और 3.28 लाख करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि 6 लाख करोड़ रुपए के लिए हमें अपनी संपत्तियों को मोनेटाइजेशन करना पड़ रहा है। और 6 लाख करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि 16 करोड़ हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी आकर बोलते थे 16 करोड़ अलोकेट कर। भाई मोनेटाइजेशन मत करो ना, 94 लाख करोड़ अलोकेट कर दो। तो ना तो सब कुछ ठीक है, ना सब कुछ खराब है। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि सारा खराब है, तो वो भी गलत कह रही है। और अगर हम जश्न मनाने लगे कि सब ठीक है, तो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं चीजें बीच में हैं। कुछ सेक्टर्स में, जैसे फार्मा सेक्टर है, वहां ग्रोथ आई है। अगर आप देखें, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया हमारे यहाँ। क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, इसकी डिक्लाइन। अगर आप इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज देखें, तो हर साल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हमारा कम होता जा रहा है। ऐसे ही पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में 6.7% की ग्रोथ है। लेकिन अगर आप देखें, जो पेट्रोल के दाम हैं वो 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं, डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर चल रहे हैं, 25 रुपए आज एलपीजी पर बढ़ा दिए गए। तो ये आम आदमी के लिए भी दिक्कत की चीजें हैं। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। कपिल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल जी, किन किन सेक्टर्स में और बूस्ट की जरूरत आप समझते हैं? जो हालात और जो स्थितियां हैं, अभी अभिषेक जी ने कहा कि देखिए बहुत खराब भी नहीं है जिस दौर से हम निकल के आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है कि हम जश्न मनाना शुरू कर दे। अब आपको क्या लगता है, बहुत अच्छे के लिए यानी कि बेहतर करने के लिए कहां कहां पर आपको लगता है गुंजाइश है और बेहतर करने की संभावनाएं हैं? चलिए कपिल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, सवाल मेरा यही आपसे है कि कहां कहां पर आपको लगता है किन किन सेक्टर्स में और ज्यादा गुंजाइश है और बेहतर हम कर सकते हैं? देखिए, इसमें कई सेक्टर्स हैं जहां पर गुंजाइश है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो फर्टिलाइजर में डिक्लाइन होती है। अगर आप फर्टिलाइजर में भी डिक्लाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो रूरल इकोनॉमी में बेनिफिट पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा। दूसरी चीज, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप काम करेंगे तो लास्ट लेवल ऑफ पर्सन है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ आई ही नहीं। और ट्रांसपोर्टेशन और होटल सेक्टर के लिए अभी इन्होंने एक रिलीफ बोला था, स्टिमुलस पैकेज दिया था। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या सरकार के साथ ये है कि जो स्टिमुलस पैकेज के नाम पर बोलते हैं, वो स्टिमुलस पैकेज ना होकर लोन डीएससी का पैकेज बन जाता है कि आप लोन ले लीजिए। स्टेट्स को भी बोलते हैं, स्टेट्स कहते हैं हमारा पैसा दो, कहते हैं आप भी लोन ले लो। और अब जो ये कह रहे हैं कि हम जो ये सेस है
वो कह रहे हैं कि हम तो जुलाई 2022 में जो खत्म होने वाला उसको भी बढ़ा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जब तक हमें अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ एक और सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है, जिसको कहीं ना कहीं इग्नोर करा जा रहा है। सर्विस सेक्टर में एक सबसे बड़े प्रॉब्लम ये हो गई है कि काफी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनमें वर्क फ्रॉम होम एक आम बात हो गई। वर्क फ्रॉम होम में कहीं ना कहीं कंपनीज ये मानने लगी हैं कि 24 घंटे काम करा लो। सुबह जल्दी कॉल आ जाती है, रात को लेट तक कॉल चल रही है, और इससे एक मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है या वर्क क्वालिटी खराब हो रही है काफी लोगों की। बिल्कुल, चलिए कपिल जी भी हमारे साथ से- जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। कपिल जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक जी कर रहे थे कि आपको क्या वाकई लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और बेहतर करने की गुंजाइश है, या फिर हम यूं कहें कि बेहतर कर सकते हैं और करना चाहिए अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए? सर्विस सेक्टर का भी इन्होंने इस वक्त जिक्र किया, क्या आपको लगता है और कौन कौन से सेक्टर्स में आप बेहतर कर सकते हैं, यानी कि सरकार बेहतर कर सकती है और हमें करना चाहिए, क्या कुछ कदम इसके लिए उठाने चाहिए? कपिल जी। तो इस बार के नंबर्स को अगर बाइफरकेट करें तो आप देखेंगे 2-3 सेक्टर ने काफी डिसअपॉइंट किया है। एक तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाला सेक्टर है उसमें काफी डिसअपॉइंट किया है। प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ 19.3% हुई है, बट और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 55.3% हुई है। लेकिन जो गवर्नमेंट कंजम्पशन है, सरकार जो खर्चा करती है वो 4.8% कम हुई है। तो और ये अभी भी बढ़ नहीं पा रहा है। इवन जुलाई अगस्त में अगर आप गवर्नमेंट के कैश बैलेंस देखें तो बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर करना था वहां पे एक बढ़ोतरी की जरूरत है, और जो किया जा सकता है जिसका बजट में प्रावधान है जो आसानी से हो सकता है। दूसरा सेगमेंट जो हमें हिट किया है पिछले क्वार्टर में वो है ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट। ये जो ज्यादा ओपनिंग अप जो डिले हुई, सिनेमा हॉल, इनके कारण से वो हिट हुआ है। वो अब सिंस वैक्सीनेशन बढ़ रहा है और ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी इज हैपनिंग, मोर पीपल आर गोइंग आउट, इससे हमें वो जो सेगमेंट है होटल बुकिंग, रेस्टोरेंट, ये सब वापस ठीक हो जाएगा। दूसरा जो सेगमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये दो सेक्टर है जिसमें हमें लैग किया। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, ये सेक्टर्स हैं, एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें ऑलरेडी इस क्वार्टर में नंबर्स आंकड़े अच्छे आए हैं, और ऑब्वियसली उसमें और मौके की और इजाफे की जरूरत है। एक्सपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सपोर्ट एक हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि ग्लोबली कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर वो बढ़ोतरी हुई तो एक्सपोर्ट में हमें एक चैलेंज देखना पड़ सकता है। ठीक है। अभिषेक जी, सवाल ये भी है कि सर वो 20 लाख करोड़ की बात करें या सरकार की तरफ से राहत पैकेज देने की बात करें, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं इस मुस्कुराहट की वजह भी पूछूंगी सर आपसे कि क्या वजह है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, और क्या उस 20 लाख करोड़ के पैकेज का कोई फायदा हुआ क्या? मैं मुस्कुराहट का जवाब देता हूँ, लेकिन पहले तो हमारे जो साथी पहले से कपिल मंत्री जी ने उन्होंने एक्सपोर्ट का जिक्र करा, तो एक बात जरूर कहूँगा कि इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का तभी फायदा है जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें। और जब कोरोना कोविड आया था तो दो बातें बड़ी तेजी से प्रचार करेगी थी कि दुनिया भर में लोग अब चाइना का माल खरीदना नहीं चाहते और दुनिया भर की कंपनियां चाइना से मूव हो रही। कुछ महीने तक तो हमें ऐसा बताया गया था कि चाइना से सारी कंपनियां भारत में आ जाएंगी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, ना ही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। तो ये बात जरूर है कि इस पर काम करने की जरूरत है, अभी भी सरकार को कर सकती है। दूसरा, जो मैंने पहले भी कहा, कपिल मंत्री जी के पास जाने से पहले मैंने कहा था कि ये जो सरकार का रिलीफ पैकेज है वो रिलीफ पैकेज ना होकर लोन डीएसए का पैकेज बन जाता है, जो कि बहुत गलत है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसमें तो जो टीडीएस अमाउंट कम काटा गया 50,000 करोड़, वो भी जोड़ दिया। भाई मेरा जो टीडीएस कम काटा गया, रेट कम करा गया, टैक्स तो कम नहीं करा, सिर्फ टीडीएस कम काटा, वो भी जोड़ दिया। अब सरकार है रोज की रोज ट्विटर पे हर हफ्ते दे देती है कि साहब हमने इतने पैसे रिफंड करे आपके इनकम। भाई कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, तो मेरा रिफंड बनता है। आपने टैक्स रेट ज्यादा रख रखे हैं, मेरा टैक्स ज्यादा कट गया, टैक्स ज्यादा कट गया तो मेरे को रिफंड मिल रहा है, उसमें कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, ये तो आपकी ड्यूटी है। आप अभी वो कह रहे हैं कि 93% हमने रिफंड पिछले साल के दिए, 7% उससे पिछले सालों के दिए। अगर आप 5 साल 4 साल पुराने रिफंड आज दे रहे हो तो 7 साल से तो मोदी जी बैठे हैं। ये आप अपनी गलतियों का ढिंडोरा पीट रहे हो। और यहाँ पर इस सरकार में एक अच्छी बात ये होती है कि जो इनकी कमी है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर हम 75वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 75 साल के हो गए हम, और
75 साल में 135 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता हमारे जो खाद्यान्न हम दे रहे हैं, अनाज जो हम दे रहे हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, उस पर निर्भर है। तो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, इसका डंका पीटने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत है कि इतने साल बाद भी ऐसी क्या नौबत है कि हम अपनी 70% जनता को खाना फ्री दे रहे हैं। अब सोच कर देखिए, और अगर ये वैक्सीनेशन फ्री नहीं करा जाता, वैक्सीनेशन फ्री नहीं होता, तो सोचिए क्या ये लोग कभी अफोर्ड कर सकते थे? इतना झगड़ा हुआ, कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपने पैसे एलोकेट करे, तब तो वैक्सीनेशन फ्री हुआ है। आप प्रैक्टिकली समझिए कि बहुत सारी समस्याएं हैं। एसी कमरों में बैठकर भारत को समझ ही नहीं सकते। इंडिया इज इनक्रेडिबल इंडिया, और इतना बड़ा देश है कि कोई भी एक पॉलिसी पूरे देश पर लग ही नहीं सकती। कोरोना काल में हमने देखा कि जब तमाम जो चीजें थी बंद थी, लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, तो देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई थी। ऐसे में उनको बेहतर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। उसी के लिए एक पैकेज का भी ऐलान कर दिया गया था, जिससे कि छोटे और मझोले उद्योगों को एक बार फिर से शुरू किया जा सके। क्या आपको लगता है कि जिस तेजी के साथ सरकार कोशिशें कर रही है, उस तेजी के साथ अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं उछाल देखने के लिए मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि इस सेक्टर को भी बहुत ज्यादा अभी ध्यान के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर और ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? कपिल जी, देखिए यहाँ जी, छोटा सेक्टर, एसएमई, स्मॉल बिजनेस, ये कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। बिल्कुल। सरकार ने काफी सारी स्कीम, ब्याज माफ करने की, डेफरमेंट करने की स्कीम में लाई, और इससे कुछ लोगों को फायदा हुआ, बट स्पेशली छोटा बिजनेस, ट्रेड, ये तो बंद सा हो गया था ऑलमोस्ट। ऑब्वियसली पहले लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा बड़ा हिट था। सेकेंड वेव में हालांकि लोगों को बड़ी क्षति पहुंची, बट इकोनॉमिक क्षति कम थी। अब जैसे जैसे एक बार अगर ओपनिंग अप हो जाता है, लोग ठीक होने, धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि वापस जो सेक्टर, जो सेगमेंट आज स्मॉल बिजनेस का अफेक्टेड है, वो वापस ठीक हो जाएगा। तो वो अपनी, उसमें बहुत विगर है, वो अपने ही लेवल पे फिर से वापस आ सकता है। दूसरा जो पहलू है वो सरकार का, कि सरकार काफी सारी नई स्कीम्स ला रही है मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, वो छोटे सेक्टर और एसएमई को स्पेशली, और पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए, ये अगर इन सब सेक्टर्स का फायदा अगर उठाया जाए, और ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा कि आज स्कीम आई है, इम्प्लीमेंट होते 3-4 साल लगे, बट ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी ग्रोथ दे सकता है, और जिससे एसएमई को भी सिग्निफिकेंट फायदा मिल सकता है। बड़ी कंपनीज को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, बट काफी सारी स्कीम ऐसे हैं जो बड़ी कंपनीज नहीं करेंगी, और जो छोटी कंपनीज, एसएमई सेक्टर हमारे देश का, जो उससे फायदा उठा सकता है, और जो कि जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है अभिषेक जी, जब हम कारखानों और फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ मजदूरों की बात करनी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वक्त से कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा था या फिर लगने वाला था, किस तरह से जो मजदूर वर्ग था वो वापस अपने गांव, अपने घर की तरफ जा रहा था। न सिर्फ गाड़ी बस से बल्कि पैदल जाने को मजबूर था। वो दौर भी मजदूरों ने देखा और उसके बाद हाय तौबा कर ली थी कि अब वापस कम से कम शहर की तरफ नहीं लौटना है। क्या आपको लगता है कि कारखाने, फैक्ट्रीज ये उस रफ्तार से चल रही है जिस रफ्तार से पहले चल रही थी, या फिर अभी आपको लगता है कि इसके अंदर और बेहतरी के लिए कदम उठाने की जरूरत है, उस मजदूर तबके को वापस लाने की जरूरत है? पेट की आग ना सारे काम करा, मजदूर के पास ऑप्शन नहीं। अब आप मजदूरों का जवाब दे रहा हूँ, मेरे को कम्युनिस्ट मत बोल देना। प्रॉब्लम ये है कि जो ये पीरियड था, इसमें जो उनके साथ जो जाति हुई वो तो हुई। अचानक में बहुत सारे पुराने जो उनके फेवर के एक्ट थे वो मर्ज कर दिए गए और नए 4 एक्ट लाकर खड़े कर दिए गए, जिसमें कि उनसे ओवर टाइम के रेट पर नेगोशिएट करने की पावर छीन ली गई है, उनसे एक्स्ट्रा काम कराने के लिए डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के पास पावर आ गई है। उसके अलावा जो मैनेजमेंट है उसके पास उन्हें निकालने की पावर है, मजदूरों के पास अपनी यूनियन बनाने के लिए मना कर दिया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उनके राइट्स थे, वो नेगोशिएशन पावर उनके पास से धीरे धीरे खत्म हो रही है, और इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा।
देखिए मजदूर जो हैं वो वापस आ चुका है। कारखाने जो चल रहे हैं वो मजदूरों की वजह से ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिना मजदूर के आप मशीन चलाएंगे कैसे, तो वो लोग वापस आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा दिन वो रह भी नहीं सकते। और जो रह गए हैं उनको मनरेगा में वहां पर उनको काम मिल रहा है। मनरेगा एक थैंकफुली एक ऐसी योजना रही जिसकी वजह से वो सबसे सक्सेसफुल योजना रही जिसकी वजह से मजदूरों को अपने घर पर खाना या कुछ इनकम मिलती रही। तो बहुत सारी स्कीम फेल हुई है लेकिन एक ये स्कीम चली है। लेकिन आज की डेट में सबसे पहला विचार हमें ये करना है क्या हमें थर्ड वेव से लड़ना कैसे। देखिए पहली वेव आई थी तब हमारे पास सैनिटाइजर मास्क किट्स नहीं थे। सेकंड वेव आई तो हमारे पास इंजेक्शंस नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं थी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग में ऑक्सीजन नहीं थी जी। सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि जो थर्ड वेव आएगी उसमें किस चीज की कमी पड़ेगी और सबसे पहले उसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए। कम से कम साइंटिस्ट ये तो समझ सकते हैं ना, भाई डॉक्टर्स मिलकर ये तो सोच सकते हैं ना कि थर्ड वेव, हर आदमी बोल रहा है कि थर्ड वेव आई, चलिए इतने चलिए लोगों को चलिए, इंजेक्शन। मेरे पास वक्त की कमी है सर। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।